बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो दिस इज डिफरेंशियल कैलकुलस पार्ट 2 और यहाँ पे हम डिफरेंस कोशेंट वाला कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस करने लगे हैं। इससे पहले कि मैं डिफरेंस कोशेंट की तरफ बढ़ूँ, सबसे पहले एक दो एग्जांपल जो हैं वो पिछली रिकॉर्डिंग से रिलेटेड डिस्कस कर लेते हैं। एक एग्जांपल डिस्कस करना रह गई थी और एक चीज़ आप लोगों से और डिस्कस करनी है। सबसे पहले तो वो वाला सीक्वेंस देखो जो सर ने सबसे पहले लिखवाया था क्लास में। ऐसा सीक्वेंस 1/2, देन उसके बाद 2/3, देन उसके बाद 3/4, देन उसके बाद 4/5, और ये सीक्वेंस चलती जा रही है। एंड दिस सीक्वेंस वाज अप्रोचिंग 1। वो तो हमने सिंपली देख लिया था कि यार सीक्वेंस इज अप्रोचिंग 1, क्योंकि बेसिकली हो ये रहा था कि अगर डिनोमिनेटर में आप एक नंबर ले रहे हैं n, तो न्यूमरेटर में आप ले रहे हैं n-1। तो 4/5 भी आपका 1 से छोटा होगा। 199/200 भी आपका 1 से छोटा होगा। 1 तक ये पहुंचेगी नहीं सीरीज, लेकिन 1 की तरफ अप्रोच कर रही है, 1 की तरफ अप्रोच कर रही है। अब जब हमने इंडिविजुअली फंक्शंस के ऊपर लिमिट्स अप्लाई करना सीख ली हैं, तो अब हमें ये पता है कि यार इस सीक्वेंस में अगर हम डिनोमिनेटर को n ले लें, तो न्यूमरेटर को हमें n-1 लेना पड़ेगा। एंड वी कैन अप्लाई दैट limit is approaching that n is approaching towards an infinite number। भाई n तो इनफाइनाइट जा रहे हैं ना। n अगर आप डिनोमिनेटर को देखें, मैं 19,999 डिवाइडेड बाई 20,000 कर दूं, लेकिन n तो जो है वो मेरा इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो अब जब हमने इंडिविजुअली फंक्शंस पे लिमिट्स अप्लाई करने सीख लिए हैं, तो अब अगर आप यहाँ पे इन्फिनिटी -1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी करो, n की जगह इन्फिनिटी रखो, तो इन्फिनिटी -1 विल ऑल्सो बी इन्फिनिटी एंड दिस विल ऑल्सो बी इन्फिनिटी। तो फिर ये तो आंसर नहीं हो सकता। तो करना क्या है हमने, वही कि इसको सिंप्लीफाई करना होगा, सिंप्लीफाई करना होगा। यानी कि देखो ना, n इज अ कॉमन डिनोमिनेटर अंडर बोथ ऑफ द टर्म्स। दिस होल function of n in terms of n can be rewritten like this as well: n upon n minus 1 upon n। है कि नहीं? क्योंकि n जो है इसके नीचे भी है, n जो है इसके नीचे भी है। सिंपल सी बात। तो n अपॉन n जो है वो सिंप्लीफाई हो गया। तो लिमिट n अप्रोचेस इंफिनिटी 1 माइनस 1 अपॉन n। अब जब हमने सिंप्लीफाई कर दिया, अब हम यहाँ पे ये वाली लिमिट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो 1 माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी, सिंस 1 अपॉन 0 इज अनडिफाइंड यानी इनफाइनाइट होगा। ठीक है, वो नंबर आप डिफाइन नहीं कर सकते। कैलकुलेटर में पुट करें 1/0 तो एरर आ जाता है। तो सिमिलरली 1/infinity इज इक्वल टू 0। तो 1 minus 0, the answer is 1। So when n is approaching toward an infinite number, your sequence is approaching towards 1। तो पहले ये चीज डिस्कस कर ली मैंने। उसके बाद एक एग्जांपल डिस्कस करना बाकी थी, वो ये कि लिमिट x approaches towards 0 onto the function under root of 1 plus x minus 1 and then divided by x। अब अगर ये यहाँ पे आप x अप्रोचेस 0 जो है डायरेक्टली इस फंक्शन के अंदर पुट कर दो, तो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 0 माइनस 1 अपॉन 0। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1, और अंडर रूट 1 क्या होता है 1। तो 1 माइनस 1 अपॉन 0, तो 0 अपॉन 0 आंसर विल नॉट बी एक्सेप्टेबल, क्योंकि 0 अपॉन 0 इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी अपॉन माइनस इन्फिनिटी हमें नहीं चाहिए। तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? तो एक स्टेप होता है रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर
और रैशनलाइजिंग द न्यूमरेटर। बहुत से केसेस में हमें डिनोमिनेटर को भी रैशनलाइज करना पड़ता है, बहुत से केसेस में हमें न्यूमरेटर को भी रैशनलाइज करना पड़ता है। यहाँ पे हमें न्यूमरेटर को रैशनलाइज करना है, ठीक है। और जो अंडर रूट 1 + x है, इससे जान छुड़ानी है। वी नीड टू गेट रिड ऑफ दिस रेडिकल एक्सप्रेशन। जो अंडर रूट वाली जो एक्सप्रेशन होती है ना, उसको रेडिकल एक्सप्रेशन कहा जाता है। तो हमें इस न्यूमरेटर में जो अंडर रूट वाली टर्म है वो नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक टर्म हम कंसिडर कर लेते हैं अंडर रूट ऑफ 1 + x, और एक टर्म कंसिडर कर लेते हैं हम 1, और बीच में हमारे पास माइनस की साइन है। जब इसको रैशनलाइज करेंगे तो इस बस माइनस की साइन को कन्वर्ट कर देंगे प्लस में, ऑपोजिट साइन ले लेंगे। मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ 1 + x + 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 + x + 1। देखो यहाँ पे होगा क्या कि ये चीज और ये चीज जब कैंसिल आउट होगी वो तो 1 के बराबर है, तो दिस होल एक्सप्रेशन इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय 1। यू विल गेट द सेम आंसर बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि इसको हम रीअरेंज कर रहे हैं एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में, हम न्यूमरेटर को रैशनलाइज कर रहे हैं। तो ये लेक्चर देखने के बाद जो है आप लोगों ने अलग से जो है वो इंटरनेट पे सर्च करना है, रैशनलाइजिंग द न्यूमरेटर एंड रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। आपको डिटेल में कुछ शॉर्ट लेक्चर भी मिल जाएंगे और एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएंगी। तो ये काम आपने लाजमी तौर पे इस वीडियो के बाद करना है, रैशनलाइजिंग द न्यूमरेटर एंड रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम सिंपली क्या कर रहे हैं, इसको पूरा एक्सपेंड कर देंगे। पहले न्यूमरेटर को अलग एक्सपेंड करेंगे, डिनोमिनेटर को अलग एक्सपेंड करेंगे। इस अंडर रूट 1 + x को अगर मैं एक टर्म कंसिडर कर लूँ और इस 1 को मैं एक टर्म कंसिडर कर लूँ, तो मेरे पास क्या हो रहा है, जब मैं न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करा रहा हूँ तो a + b मल्टीप्लाई बाय a - b हो रहा है कि नहीं। जो कि क्या हो जाएगा, a² - b²। हमने पिछली रिकॉर्डिंग में भी ये बात डिस्कस करी थी कि a + b मल्टीप्लाई बाय a - b को कंप्लीटली एक्सपेंड करते हो तो a² - b² आता है, और a² - b² को कंप्लीटली फैक्टराइज करते हो तो a + b मल्टीप्लाइड बाय a - b आता है। तो अब आपने जो है करना ये है कि a² - b², इसके लिए आप स्पेस छोड़ दें ब्रैकेट के साथ, और वो a क्या है, वो एक पहली टर्म है क्योंकि हमने इसको एज अ सिंगल टर्म कंसिडर किया है, अंडर रूट 1 + x। Because the purpose of rationalizing the numerator is to get rid of any radical expressions which are given in your fraction। अगर यही radical expressions जो है वो आपकी डिनोमिनेटर में होती तो आप डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर देते। रैशनलाइज करने का सिंपली मतलब ये है कि जो न्यूमरेटर को मिसाल के तौर पर रैशनलाइज कर रहे हो तो बस वो टर्म्स लिखो, लेकिन वो टर्म्स के बीच में जो साइंस है उनको ऑपोजिट करो। अगर यहाँ पे प्लस होता तो फिर हम यहाँ पे माइनस लेते, दोनों में माइनस लेते, लेकिन न्यूमरेटर में भी माइनस लेते, डिनोमिनेटर में भी माइनस लेते। बहरहाल a² - b², और ये जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, x मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 1 + x एंड देन +1, ठीक है। तो यहाँ पे अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल, यानी कि ये हो गया 1 + x - 1 अपॉन x टाइम्स अंडर रूट 1 + x, x टाइम्स अंडर रूट 1 + x एंड देन +x। क्योंकि x जो है इससे भी मल्टीप्लाई हो गया, x जो है वो आपका इससे भी मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा, फिर अगर मैं ये मल्टीप्लाई ना भी कराता तो भी कोई मसला नहीं था, अगले स्टेप में बात समझ आ जाएगी। तो 1 और -1 कैंसिल आउट हो गया, x डिवाइडेड बाय, मैं फिर से वही काम करता हूँ कि x को कॉमन ले लेता हूँ, मैं बिल्कुल इसी तरह ले लेता हूँ आपसे, और मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 1 + x एंड देन +1। इस पूरे से ये x मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे x और x कैंसिल हो गया। तो फिर हमने इसको इस फॉर्म हम इसको इस फॉर्म में ले आए। अब हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टूवर्ड्स 0 ऑन टू द फंक्शन 1 अपॉन अंडर रूट 1 + x एंड देन +1, ठीक है। हमारे पास जो है ये टर्म आ गई, क्योंकि बेसिकली मकसद ये क्या था कि न्यूमरेटर में जो रेडिकल एक्सप्रेशन थी हमें वो ख़त्म कर देनी है, एलिमिनेट कर देनी है। तो अब यहाँ पे इससे आगे क्या करना आप लोगों को पता है, x की जगह लिख देंगे 0, x की जगह लिख दिया 0, तो 1 अपॉन
अंडर रूट ऑफ 1 + 0 एंड देन +1, यानी कि 1/√1 + 1, अंडर रूट 1 होता है, 1/1 + 1, एंड योर फाइनल आंसर इज 1/2। ठीक है जनाब। अब जो है वो डिफरेंस क्वोशंट की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ तक चीज़ें कॉपी कर लो। उसके बाद हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो है डिफरेंस क्वोशंट। तो डिफरेंस क्वोशंट होता क्या है बेसिकली, इसकी एक बेसिक सी डेफिनेशन वो ये है कि द डिफरेंस क्वोशंट इज अ मेजर ऑफ is a of the average rate of change measure of the average rate of change of the function over an interval। ठीक है। तो लेट्स से हमारे पास जो है, फॉर एग्जांपल इफ वी हैव अ फंक्शन y इज इक्वल्स टू fx, तो इसका जो डिफरेंस क्वोशंट होगा बेसिकली वो चेंज इन y ओवर चेंज इन x हो जाएगा। और इसी डिफरेंस क्वोशंट के जरिए जो है वो हम किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। ठीक है। तो बेसिकली जो चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स है वो आगे जैसे हम पढ़ेंगे तो वो डी वाई ओवर डी एक्स, यानी कि रेट ऑफ चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स जो है वो हमारा डिफरेंस क्वोशंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल इफ यू हैव अ फंक्शन लाइक दिस दैट द क्वांटिटी इज द फंक्शन ऑफ प्राइस q इज इक्वल्स टू एफ पी, सो द डिफरेंस क्वोशंट विल बी चेंज इन q ओवर चेंज इन प्राइस। ठीक है। फॉर एग्जांपल कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, so you will say that the difference quotient is change in consumption divided by change in income। ठीक है। उसके बाद हमारे पास लेट्स से एक एग्जांपल है, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स का एक ग्राफ है। ठीक है। हम y को ले लेंगे वर्टिकल एक्सिस पे, x को ले लेंगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, एंड लेट्स सपोज यू हैव अ ग्राफ लाइक दिस। और लेट्स से ये पॉइंट ए है, लेट्स से ये पॉइंट बी है, और यहाँ पे आपके पास एक सेकंड लाइन है। सेकंड लाइन सेकंड लाइन क्या होती है ये भी बताता हूँ। ए और बी को हमने दो अपना इन दो पॉइंट्स को एक लाइन से कनेक्ट कर दिया। तो इसकी तरह एक छोटी सी डेफिनेशन लिख लो। इन ज्योमेट्री अ secant of a curve a secant of a curve with a line is a line that intersects the curve, that intersects the curve at a minimum of at a minimum of टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, दो मुख्तलिफ पॉइंट्स। जैसा कि हमारे पास एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे जो है कम से कम टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे एक लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रही है, सो दैट लाइन इज कॉल्ड अ सीकेंट। ठीक है। और फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक सर्कल है, सो दिस सर्कल हैज अ सीकेंट लाइक दिस बिकॉज इट इज इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। इसको हम कहते हैं एक चीज कहते हैं कॉर्ड, कॉर्ड भी कहा जाता है। इस लाइन को कॉर्ड भी कहा जाता है। तो आपको पता है कि सर्कल के सेंटर से अगर एक लाइन पास कर रही है, सेंटर से, और सर्कल के दो पॉइंट्स को टच भी कर रही है ऑपोजिट, तो उसको तो डायमीटर कहा जाता है उस पूरी लाइन को। लेकिन कॉर्ड एक ऐसी लाइन होती है जो कि सेंटर के अलावा जो है किसी भी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से वो इंटरसेक्ट कर रही है, उसको सीकेंट कहा जाता है और कॉर्ड भी कहा जाता है। ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट जो आगे अभी आएगा अगली क्लास में इंशाल्लाह, वो होता है टेंजेंट। तो टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो कि एक पॉइंट से खाली टच करके जा रही होती है, एक पॉइंट से
टच करके जा रही होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक सर्कल है तो टेंजेंट इज अ लाइन जो कि सर्कल को एक पॉइंट से कट करके जा रही होती है। तो अभी फिलहाल इतनी बात रखते हैं यहाँ पे सेकंड से रिलेटेड। सो डिफरेंस द डिफरेंस कोशेंट, द डिफरेंस कोशेंट इज बेसिकली, लिखो अपने पास, इस ने भी लिखा ये चीज, डिफरेंस कोशेंट इज अ स्लोप, आई मीन डिफरेंस कोशेंट इज द स्लोप ऑफ द सीकेंट लाइन। इस सीकेंट लाइन का जो ग्रेडियंट होता है दैट इज कॉल्ड द डिफरेंस कोशेंट। दिस कोशेंट इज द स्लोप ऑफ द सीकेंट लाइन। ठीक है। तो होगा ये आगे कि जब टेंजेंट एक लाइन आपकी यहाँ पे बनेगी ना, जो कि ग्राफ को एक पॉइंट से छूते हुए जाएगी, तो वो सीकेंट की लाइंस आपकी बनती रहेंगी, एक सीक्वेंस ऑफ कॉर्ड्स बनता रहेगा, और बेसिकली द चेंज इन द एक्स कोऑर्डिनेट विल अप्रोच टुवर्ड्स जीरो। एक पूरा वो जो डिफरेंशिएशन फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट है वो सर जो है इंशाल्लाह मोस्ट प्रॉब्ली अगली क्लास में कराएंगे। तो हम पहले वो चीज़ें देख रहे हैं जो सर ने करा दी हैं उससे। ठीक है। तो लेट्स से यू हैव एन, ये जो ए का जो कोऑर्डिनेट है आपका ये है x1, y1। ठीक है। और बी का जो कोऑर्डिनेट है वो x2, y2 है। और अगर मैं यहाँ पे चेंज इन एक्स और चेंज इन वाई निकालूं, देखो ये जो चीज़ है कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द पॉइंट जो है, हॉरिजॉन्टली जब मूव कर रहे हैं, दिस इज नोन एज द चेंज इन एक्स। और वर्टिकल मूवमेंट जो है दिस इज नोन एज द चेंज इन वाई। तो अब इस लाइन का जो ग्रेडियंट है, सीकेंट का जो ग्रेडियंट है बेसिकली, क्योंकि सीकेंट का जो ग्रेडियंट है वो क्या है, द डिफरेंस कोशेंट। तो दैट इज बेसिकली द चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स। ठीक है। द ग्रेडियंट ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन। तो राइज ओवर रन, ये आपका राइज है, ये आपका रन है। ठीक है। तो कोई आपसे कहे कि डिफरेंस क्वेश्चन क्या होता है, तो आप बोलोगे चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स, यानी कि राइज ओवर रन, द स्लोप ऑफ द सेकेंड लाइन, द ग्रेडियंट ऑफ द सेकेंड लाइन। सो सबसे पहले जो हमारे पास अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है, एक जनरल फॉर्म है y इज इक्वल टू एफ एक्स। सो ये हमारे पास x का जो कोऑर्डिनेट, हमारे पास जो a का जो कोऑर्डिनेट है x1, y1, और b का जो कोऑर्डिनेट है वो x2, y2 है। ठीक है। तो ये समझ लो आपके पास x, y है a का कोऑर्डिनेट। तो b का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x के अंदर चेंज इन x ऐड हो रहा है तो जाके x2 आ रहा है ना। x1 में जब आप चेंज इन x ऐड करोगे तो जाके x2 आएगा, सिंपल सी बात। तो b का जो कोऑर्डिनेट है वो हमारा x प्लस चेंज इन x हो जाएगा। और सिमिलरली y1 के कोऑर्डिनेट में जब चेंज इन y ऐड करोगे तो जाके y2 आएगा। तो जब हम y कोऑर्डिनेट को y ही रख रहे हैं, खाली y1 नहीं रख रहे हैं, तो y प्लस चेंज इन y हो जाएगा। ठीक है। तो हमारे पास ये दो पॉइंट्स हो गए। एक पॉइंट हो गया x, y, और एक पॉइंट हो गया हमारे पास x प्लस चेंज इन x, y प्लस चेंज इन y। ठीक है। तो जब y इज इक्वल टू एफ एक्स है, जब मैं इस फंक्शन के अंदर x पुट कर रहा हूँ तो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू मेरे पास y आ रही है, सिंपल सी बात। जब इस फंक्शन में x पुट कर रहा हूँ, इनपुट मेरा x है तो आउटपुट मेरा y है। तो अगर इनपुट मेरा जो है वो x प्लस चेंज इन x हो जाए किसी तरीके से, तो आउटपुट क्या हो जाएगा, y प्लस चेंज इन y। तो मैं ये कह सकता हूँ कि y प्लस चेंज इन y इज इक्वल टू f, और इनपुट इस फंक्शन में हो जाएगा x प्लस चेंज इन x। ठीक है। तो अब अगर मैं चेंज इन y ओवर चेंज इन x निकालना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, पहले चेंज इन y को सब्जेक्ट होता है इक्वेशन बना देता हूँ। तो दिस इज f x प्लस चेंज इन x माइनस y। और y है कि एक्चुअली y आपके पास एफ एक्स है। सो यू कैन से दैट चेंज इन y
इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस चेंज इन एक्स माइनस एफ एक्स। ठीक है। और अब अगर आपने चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स निकालना है तो व्हाट यू विल डू, मल्टीप्लाई बाय वन ओवर चेंज इन एक्स ऑन बोथ साइड्स, या फिर डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स ऑन बोथ साइड्स। सो चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस चेंज इन एक्स माइनस एफ एक्स, थोड़ा जूम करके लिख रहा हूँ, माइनस एफ एक्स एंड देन होल थिंग डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स, बिकॉज हमने क्या करा, मल्टीप्लाई बाय वन ओवर चेंज इन एक्स ऑन बोथ साइड्स, यानी कि डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय चेंज इन एक्स। सो लेट्स से हमारे पास y इज इक्वल्स टू एक्स की एक स्ट्रेट लाइन है, और हम यही काम इस पे करते हैं। ठीक है। y इज इक्वल्स टू एक्स की हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, तो एक पॉइंट मैंने ले लिया a, जो कि है x कॉमा वाई। तो अब दूसरा पॉइंट जब मैं ले रहा हूँ b, तो वो क्या होगा, x प्लस चेंज इन x, और कॉरेस्पॉन्डिंग जो होगा y प्लस चेंज इन y हो जाएगा। तो y प्लस चेंज इन y इज इक्वल्स टू x प्लस चेंज इन x। ठीक है। तो चेंज इन y जब सब्जेक्ट बनेगा, दिस विल बी इक्वल्स टू x प्लस चेंज इन x माइनस y, और y एक्चुअली है क्या, x है। तो चेंज इन y इज इक्वल्स टू x प्लस चेंज इन x माइनस x, x और x कैंसिल। सो चेंज इन y इज इक्वल्स टू चेंज इन x, यानी कि अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय वन ओवर चेंज इन x ऑन बोथ साइड्स। तो चेंज इन y ओवर चेंज इन x इज इक्वल्स टू चेंज इन x ओवर चेंज इन x, ये चीज कैंसिल, देयरफॉर चेंज इन y ओवर चेंज इन x इज इक्वल्स टू 1। यही वो वजह है कि y इज इक्वल्स टू x को अगर आप डिफरेंशिएट करते हो तो आपके पास आंसर 1 आता है। ठीक है। सो लेट्स से यू हैव y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब ये तो एक स्ट्रेट लाइन थी ना, अब जब कर्व्स की बात होगी, यानी कि नॉन लीनियर फंक्शंस की बात हो रही है स्पेसिफिकली, लेट्स से यू हैव y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो अब मेरे पास एक पॉइंट a ले लेता हूँ x कॉमा y। ठीक है। और एक पॉइंट b जो हो जाएगा, वो मेरे पास क्या हो जाएगा, x प्लस चेंज इन x। ठीक है। और ये इक्वल, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो y कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगा, y प्लस चेंज इन y। तो y प्लस चेंज इन y इज इक्वल्स टू, अब अब जब देखो ना, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, y इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर है, तो y प्लस चेंज इन y किसके बराबर होगा, x प्लस चेंज इन x का होल स्क्वायर, एज सिंपल एज दैट, x प्लस चेंज इन x का होल स्क्वायर। बिकॉज ये जो दो पॉइंट्स आपने a और b उस ग्राफ पे लिए हैं, these both points are satisfying the equation of the curve। तो y प्लस चेंज इन y इज इक्वल टू x प्लस चेंज इन x का होल स्क्वायर। तो अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं, y प्लस चेंज इन y इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये बेसिक बायनॉमियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला है जो कि आप मतलब काफी अर्से से पढ़ते हुए आ रहे हैं। यहाँ पे x, यहाँ पे x, यहाँ पे चेंज इन x, और यहाँ पे चेंज इन x। तो ये क्या हो गया, y प्लस चेंज इन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x टाइम्स चेंज इन x प्लस चेंज इन x का होल स्क्वायर। अब जब चेंज इन y को पहले सब्जेक्ट बनाओगे तो दिस विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x टाइम्स चेंज इन x प्लस चेंज इन x का होल स्क्वायर, एंड देन माइनस y। y है कि एक्चुअली एक्स स्क्वायर है, तो कर देते हैं हम सब्स्टिट्यूट और सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो ये हमारे पास हो गया चेंज इन y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x टाइम्स चेंज इन x प्लस चेंज इन x का होल स्क्वायर, माइनस y की जगह हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे एक्स स्क्वायर, therefore एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, change in y is equals to 2x times change in x plus change in x the whole thing is square. अब multiply by 1 over change in x on both sides, so change in y over change in x is equals to 2x times change in x plus
change in x the whole square divided by change in x. Now change in x is a common denominator under both of these terms, this term and this term. So what we are going to do is just simplify in the next step. यानी कि ये हमारे पास हो गया change in y over change in x is equals to 2x times change in x divided by change in x plus change in x squared divided by change in x. अब सिंप्लीफिकेशन कर दें, चेंज इन एक्स कैंसिल आउट हो गया, एक चेंज इन एक्स कैंसिल और एक बच गया, तो क्या हुआ, चेंज इन y ओवर चेंज इन x इज इक्वल्स टू 2x प्लस चेंज इन x. अब जब डिफरेंशिएशन फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल अप्लाई होगी ना, तो दिस चेंज इन x विल अप्रोच टुवर्ड्स जीरो. जब change in x will approach towards zero, so the gradient of the graph will approach towards 2x. तो यही वो वजह है कि x स्क्वायर को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास डेरिवेटिव फंक्शन जो है वो 2x हो जाएगा. यानी कि जब x की पावर n को जब डिफरेंशिएट करोगे तो वो n मल्टीप्लाई बाय x की पावर n-1 हो जाता है. ठीक है, तो डिफरेंशिएशन में हो ये रहा होता है कि ये जो चेंज इन x जो है बेसिकली that approaches towards zero. तो उसके बाद जो सर ने एग्जांपल दी थी करने की y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब की, और जिसका सॉल्यूशन भी मैंने जो है वो सॉल्व करके, जब वो सवाल सॉल्व करके कल मैंने ग्रुप पे सेंड कर दिया था, वो मैं कराता हूँ और उसके बाद ये रिकॉर्डिंग एंड करते हैं. 2 मिनट का वक्फा. फिर उसके बाद हमारे पास सैम्पल है y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, और सेम यही प्रोसेस अप्लाई करना है, और ये सवाल सर ने करने को दिया था. तो x कॉमा बाय एक पॉइंट होगा, और दूसरा पॉइंट क्या होगा आपके पास, x प्लस चेंज इन x, और सिमिलरली y प्लस चेंज इन y. तो y प्लस चेंज इन y इज इक्वल्स टू, जब देखो y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब है, जब x का कोऑर्डिनेट, किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x है, ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब है. ठीक है, तो जब किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x प्लस चेंज इन x है, तो कॉरस्पॉन्डिंग जो y का कोऑर्डिनेट होगा वो x प्लस चेंज इन x का होल क्यूब हो जाएगा. ठीक है, x प्लस चेंज इन x का होल क्यूब हो गया. तो हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं, और अगर आपको एक्सपेंशन इसकी याद है, x प्लस चेंज इन x द होल थिंग क्यूब की एक्सपेंशन याद है तो गुड है, मुझे याद नहीं रहती तो मैं बायनॉमियल एक्सपेंशन का जो फॉर्मूला है वो यूज़ करता हूँ. तो वो हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3c1 एक्स की पावर 2 हो जाएगी, और चेंज इन एक्स होल थिंग रेज़ टू द पावर 1. अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्टली पुट कर दो 3c2, क्योंकि एक्स की पावर जो है हर टर्म के साथ डिक्रीज हो जाएगी, एक्स स्क्वायर के बाद एक्स की पावर 1 आ जाएगा, और चेंज इन एक्स की जो है वो हर टर्म के साथ जो पावर इंक्रीज हो जाएगी, चेंज इन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा. और आखिरी चीज़ जो है वो 3c3 हो जाती है, और एक्स की पावर जो 0 हो जाएगी, जो कि कम्प्लीटली 1 के बराबर हो जाएगा, और चेंज इन एक्स होल थिंग रेज़ टू द पावर 3 हो जाएगा. तो एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर टाइम्स चेंज इन एक्स, और 3c2 की वैल्यू भी चूँकि कैलकुलेटर में पुट करोगे आप तो वो भी 3 ही आती है. 3, फिर शिफ्ट दबाया, डिवाइड का साइन, तो c आ गया 2, 3c2, दिस इज 3. सो 3x टाइम्स चेंज इन x का होल स्क्वायर प्लस चेंज इन x का क्यूब, दिस इज इक्वल्स टू y प्लस चेंज इन y. तो चेंज इन y को जब आप सब्जेक्ट बनाएंगे तो चेंज इन y विल बी इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर टाइम्स चेंज इन x प्लस 3x टाइम्स
चेंज इन एक्स का होल स्क्वायर प्लस चेंज इन एक्स का होल क्यूब माइनस वाई, और वाई एक्चुअली है क्या, एक्स क्यूब। आगे आपको पता है क्या करना है। यानी कि चेंज इन वाई इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर टाइम्स चेंज इन एक्स प्लस 3x टाइम्स चेंज इन एक्स स्क्वायर्ड प्लस चेंज इन एक्स क्यूब माइनस वाई की जगह हम लिख देंगे एक्स क्यूब। ठीक है, तो अब पता ये चला कि भाई एक्स क्यूब और माइनस एक्स क्यूब भी कैंसिल आउट हो गए। therefore change in y is equals to 3x square times change in x plus 3x times change in x squared plus change in x का क्यूब। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर चेंज इन एक्स ऑन बोथ साइड्स, यानी कि चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर टाइम्स चेंज इन एक्स प्लस 3x टाइम्स चेंज इन एक्स स्क्वायर्ड प्लस change in x का whole cube and then divided by change in x. तो change in x is a common denominator under all of these three terms. अलग अलग करके लिख दें या डायरेक्टली सिंप्लीफाई कर दें, अलग अलग करके लिख देता हूँ। change in y over change in x is equals to 3x square times change in x divided by change in x plus 3x times change in x squared divided by change in x plus change in x का क्यूब डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स। तो सिंप्लीफिकेशंस कर लें भाई, ये चेंज इन एक्स ये चेंज इन एक्स कैंसिल, यहाँ पे एक कैंसिल और यहाँ पे एक बच गया, यहाँ पे एक कैंसिल और यहाँ पे दो बच गए। तो चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 3x टाइम्स चेंज इन एक्स प्लस चेंज इन एक्स का स्क्वायर। यही वो वजह है, जब change in x will approach towards 0, the gradient will approach towards 3x square. And this is your final answer. मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में। अस्सलाम वालेकुम।